एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम 6 बजे की बहस शुरू होने वाली है और आज के बहस का मुद्दा यह है कि क्या अमेठी की लड़ाई फिक्स है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, वहां से जो नए उम्मीदवार हैं उनके नामों के ऐलान के साथ एक बार फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या जो बड़े दिग्गज जिन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर मामला फिक्स है, जिस तरह के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में महीनों से डेरा डाले हुए आप उम्मीदवार कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि राहुल की जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पर्दे की बहू को चुनाव मैदान में उतारा है। जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं, राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर शुरू से ये आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव मैदान में अहम सीटों पर इनके बीच उम्मीदवारी फिक्स होती है। आम आदमी पार्टी ने जावेद जाफरी को लखनऊ सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह और कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप और बीजेपी के बीच मुकाबला फिक्स्ड है, क्योंकि जाफरी के उतरने से मुस्लिम वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इस तरह के कलाकार चुनाव लड़ते रहे हैं और बुरी तरह हारते भी रहे हैं, लेकिन ये जो आए हैं ये जीतने के लिए नहीं आए, ये भेजे गए हैं राजनाथ सिंह जी को जिताने के लिए। ये सारा मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी का है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि भले पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में जोरदार तरीके से लड़ रही हो, पर वो ये नहीं चाहती है कि सोनिया और राहुल गांधी अपनी सीट से चुनाव हारें। रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी कोई लोकसभा का प्रत्याशी नहीं लड़ाया और इस बार भी नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने यही तय किया है कि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। वाराणसी की सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे हैं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। कौमी एकता की तरफ से चुनाव मैदान में है मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कैलाश चौरसिया। मोदी के मुकाबले चौरसिया जैसे कम ताकत वाले उम्मीदवार को उतारे जाने पर भी सवाल उठ रहा है। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। देखना यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद क्या केजरीवाल उम्मीदवारों के फिक्स होने का सवाल फिर से खड़ा करते हैं। और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके जवाब हम इस बड़ी बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या अमेठी की लड़ाई फिक्स है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि बड़े नेताओं के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे जाते चुनावी मैदान में, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय गोयल जी जुड़ गए हैं। विजय गोयल जी, कहा यह जा रहा है कि अमेठी की जो लड़ाई है वो फिक्स है। स्मृति ईरानी के नाम के ऐलान के बाद कुमार विश्वास ने बात कही है। देखिए, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास चुनाव होने से पहले ही घबरा गए हैं और इसलिए वो इसको फिक्स कह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का तो कभी फिक्स ही नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से सत्ता छीनने वाली है जी, और उसी के भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, इन सब मुद्दों को उठा रही है। कमजोर उम्मीदवार फिर क्यों उतारा आपने? कुमार विश्वास को कुमार विश्वास ने तो यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी को भेजना चाहिए था राहुल गांधी को। कमजोर ये कौन? ये कुमार विश्वास कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को लड़ना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ, या किसी और बड़े नेता को लड़ना चाहिए। अब तो अमेठी में इन्होंने उनको क्यों नहीं भेज दिया अरविंद केजरीवाल को? ये तो अपने अपने लोगों को तय करना है ना, किस कौन सी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, उसकी रणनीति क्या होगी, कौन कहां ठीक रहेगा। और स्मृति ईरानी को वो क्या हल्का उम्मीदवार समझ रहे हैं? कुमार विश्वास को अगर 10 लोग नहीं जानते तो स्मृति ईरानी को 100 लोग जानते हैं जी। और वे इससे पहले राज्यसभा की सांसद रही, वे लोकसभा का चांदनी चौक से चुनाव लड़ी हैं, वे समाज सेवा में और राजनीति के अंदर बहुत ही सक्रिय हैं। गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य हैं। पूरा देश उनको उनके सीरियल के कारण जानता है और अपनी राजनीति के कारण जानता है। विजय गोयल जी, विजय विद्रोही इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय गोयल साहब, अगर आपकी पार्टी इतनी गंभीर होती कि अमेठी में या रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरना है, तो बहुत पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती थी। बिल्कुल ऐन वक्त पर क्यों अमेठी में स्मृति ईरानी को उतारा? देखिए, मैं ये
मैं ये समझता हूं कि बहुत देर हो जाती है। पिछली बार नई दिल्ली से जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरी घोषणा बहुत देर में हुई थी। आप कहते हैं कि नहीं है, फिक्स हो गया है। ऐसा कहाँ होता है कि सारे कैंडिडेट जो हैं एक दिन में तय हो जाते हैं। कैंडिडेट तय करना कोई आसान बात नहीं है। इसके अंदर पूरे संगठन के अंदर बात करनी होती है। और दूसरा, कई लोग तो ये भी विचार करते हैं कि सब पार्टियों के कुछ अच्छे लोग संसद में पहुंचने चाहिए, लेकिन तो फिर भी जो स्मृति ईरानी है, मैं समझता हूँ वो सारी पार्टियों में कुछ अच्छे लोकप्रिय राहुल गांधी होंगे। लेकिन जो सबसे अहम सीटें हैं, जिस पर सबसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब अच्छे लोग हैं। आप कह रहे हैं ना कि चाहते हैं कि अच्छे लोग हर पार्टी से पहुंचने चाहिए। देखिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में शब्द डालिए। पहले मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है कि अलग अलग पार्टी के जो अच्छे लोग आए। किंतु मैं ये आपको बता रहा हूं कि हमने अमेठी के अंदर जो उम्मीदवार उतारा है स्मृति ईरानी, वो शायद राहुल गांधी से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है और मजबूत उम्मीदवार है। ठीक है, सलमान सोज साहब, आप क्या कहेंगे इस आरोप पर जो कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ये तो फिक्स्ड मैच है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का, इसी वजह से बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा है राहुल गांधी के खिलाफ? हालांकि विजय जी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय होंगी स्मृति ईरानी। नहीं, देखिए, जो कुमार विश्वास हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई अमेठी के लोगों ने फैसला कर लिया है। तो मेरे ख्याल में उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि एक चाइनीज वो थे स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू, उन्हीं की तरह इन्होंने बना दी स्ट्रैटेजी कि मैं अगर सबको बोल दूं कि अमेठी के लोगों ने फैसला कर लिया तो कोई आएगा नहीं उनसे मुकाबला करने के लिए। वो उन जो विश्वास जी है, अभी उनको सियासत में काफ़ी तजर्बे की ज़रूरत है। तो राहुल जी जो है वहाँ पर जीतेंगे, चाहे कोई भी वहाँ सामने आ जाए, स्मृति जी हो या विश्वास जी हो, कोई भी हो। अब ये कहेंगे ये फिक्स्ड मैच है, मुझे समझ नहीं आता। कभी हमको आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई आप बीजेपी के साथ फिक्स्ड मैच क्यों नहीं उतारते? लेकिन आप ये मानते हैं कि स्मृति ईरानी, मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक मजबूत उम्मीदवार है, बीजेपी ने मैच कर लेना चाहिए, बीजेपी ने हमारे साथ फिर फिक्स कर ले। मजबूत उम्मीदवार उतारा है, आप ये मानते हैं बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार उतारा राहुल गांधी के खिलाफ? नहीं, देखिए, बीजेपी ने उस उम्मीदवार को उतारा जो उनके लिहाज से मेरे ख्याल में बेस्ट कैंडिडेट उनके पास था। अब वो बेस्ट कैंडिडेट राहुल जी से हार जाए, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन बीजेपी की जो सोच थी उन्होंने लाया उनको सामने। लेकिन वहां पर मोदी साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, हमने अपने बहुत सीनियर लीडर, जो बड़े नेता हैं उनके सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारा जाता। ये बात वाराणसी की आपके उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं, आप अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक किसी मजबूत उम्मीदवार का नाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तय नहीं किया है, तो ये तो फिक्स लग रहा है ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने अभी तक तय नहीं किया। मुझे ये बताइए कि मधुसूदन मिस्त्री हमारे सीनियर लीडर नहीं है क्या? वो मजबूत लीडर नहीं? मैं वाराणसी की सीट की बात कर रही हूं। हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं वाराणसी की तो वो तो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो वाराणसी की सीट है उसका भी आपको हाँ, तो उसका भी फैसला हो जाएगा, आप वेट कीजिए, उसका भी हो जाएगा फैसला। लेकिन अभी तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई कमजोर उम्मीदवार उठाया? अभी तो उठाया नहीं कोई। नहीं, आपने उतारा नहीं है ना, इतनी देर कर रहे हैं आप। चलिए खैर, हमारे साथ फैसल वारसी साहब मौजूद है समाजवादी पार्टी से। फैसल साहब, आपकी पार्टी तो खुले तौर पर ये मतलब किसी को उतार नहीं रही है, अपने टाइम से चल रही है। रायबरेली से उतार रही है उम्मीदवार, ना अमेठी से उतार रही है, साफ तौर पर कह दिया। तो बड़े नेताओं के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार, या आपने तो मना ही कर दिया उम्मीदवार मत उतारो? देखिए, इसकी परंपरा की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे मैनपुरी इटावा से एक बार, तो इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। और पिछली बार भी हमने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसलिए कि भाई नेताजी के आगे इन्होंने नहीं खड़ा किया। तो एक सम्मान की बात होती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान की सियासत में, तो अगर इन लोगों का होना भी ज़रूरी है। अगर संसद में ये चेहरे नहीं होंगे तो वो गौरव, वो गरिमा, वो राजनीति का मज़ा नहीं रह जाएगा। तो इसके चलते कुछ लोगों का सम्मान भी किया जाता है। इस सबको सोचते हुए पार्टी की नीति सबने सोच विचार करके ये तय किया कि भाई पिछली बार की भांति इस बार भी हम कोई प्रत्याशी रायबरेली और अमेठी से नहीं उतारेंगे। तो बदले में मुलायम के खिलाफ कोई नहीं उतरेगा, बदले में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कोई नहीं उतरेगा, बदले में डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं, डिम्पल, अब हमने ये तो उनसे कहा नहीं है कि डिम्पल जी के खिलाफ ना उतरे या धर्मेंद्र जी के, पहले भी ऐसा हमने अपना किया है। ये कांग्रेस का काम है कि वो अपना प्रत्याशी वहाँ उतारते हैं या नहीं उतारते हैं। आप बता ही रहे कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नहीं उतारा था, तो ये शिष्टाचार चल रहा है आप लोगों के बीच में?
वेल, ये पार्टी की नीति है। सब बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने इस पे बैठ के फैसला किया है और सोच विचार करके किया है। ये किस तरह का शिष्टाचार है राजनीति में? एक दूसरे का विरोध करते हैं और फिर जब जो मजबूत नेता है उनके खिलाफ आप मजबूत नेता को मैदान में नहीं उतारते? नहीं, मजबूत उतारते हैं, उतारने का काम भी किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। वाराणसी में हमारा प्रत्याशी कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन प्रत्याशी अच्छे हैं। बड़े असरदार नेता हैं वो लोकसभा पहुंच जाने चाहिए। वहां एक दूसरे के खिलाफ बड़े मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारे जाए और साथ ही साथ इस बहाने जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद पनपता है, उसकी मुझे लगता है एक बड़ी वजह ये है जो आपस में सीटें फिक्स होती हैं। नहीं, इस पर बात करेंगे आगे भी कि क्या ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उसको बढ़ावा मिलता रहे, एक दूसरे की जो मजबूत उम्मीदवार हैं पार्टियों के वो पहुंच जाएं संसद में ताकि उनकी सीटों को कोई चुनौती ना दे? क्या ये उसकी वजह से इस तरह का फिक्स्ड गेम होता है कि मजबूत नेताओं के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारे जाएं या बड़े नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार उतारे ही ना जाएं? एबीपी न्यूज़ से बड़ी बहस जारी है कि क्या अमेठी की लड़ाई फिक्स है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय गोयल जी मौजूद हैं। विजय गोयल जी, क्या ये इस वजह से किया जाता है ताकि जो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं उन्हें उस तरह की चुनौती फिर दूसरी पार्टी से भी ना मिले, एक दूसरे के लिए ये किया जाए? नहीं, पहले तो एक बात आप समझ लीजिए जी, कुमार विश्वास ने कह दिया फिक्स है क्योंकि वो घबरा गए हैं। नंबर एक बात उनसे पूछिए ना, उनको क्या तकलीफ है? अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वो कमजोर बता रहे हैं तो उनको तो फायदा होने वाला है, किंतु वास्तव में क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट स्ट्रांग है इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। जब संजय गांधी के सामने रविंदर जी चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे, तब उस रविंदर जी को कोई नहीं जानता था। रविंद्र प्रताप सिंह ऐसा कुछ नाम था उनका, किंतु उन्होंने संजय गांधी को हरा दिया। ऐसे ही इंदिरा जी के बारे में कोई नहीं कहता था कि उनको ऑपोजिशन का कैंडिडेट हरा देगा, कोई भारी भरकम नहीं था। मैं स्वयं जिस समय जगदीश टाइटलर के सामने चुनाव लड़ा था पहली बार 96 में, 35-40 साल उम्र होगी, उस समय टाइटलर साहब कहते थे मेरे सामने किसको लड़ा दिया, बच्चे को लड़ा दिया, इसने तो कभी कॉर्पोरेशन और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, किंतु वो चुनाव में जीता था। तो ऐसे जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि भाई ये हल्के होंगे या फिक्स होंगे, वास्तव में वो लोग जीतने की क्षमता रखते हैं और ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण है। ठीक है, तो अभी आप शीला दीक्षित के सामने जब केजरीवाल साहब लड़े थे तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जीत सकता है, जीतने की क्षमता कोई भी रख सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा नाम हो। विजय नहीं जीत सकता और कोई भी पार्टी, बिल्कुल विजय विद्रोही जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है। लेकिन विजय गोयल जी का ये कहना कि कुमार विश्वास इस तरह की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनकी राजनीतिक रणनीति को ये बात सूट करती है, वो ये कहें कि ये फिक्स्ड है अमेठी का मुकाबला। नहीं, कुमार विश्वास को मजबूत है ये कह रहे हैं विजय गोयल जी। कुमार विश्वास को तो इस बात की चिंता है कि अगर स्मृति ईरानी जो चुनाव मैदान में उतर रही हैं तो उसके कारण राहुल विरोधी वोट बढ़ जाएगा। जब राहुल विरोधी वोट बढ़ जाएगा तो कुमार विश्वास जो एक मान के चल रहे थे कि वो टक्कर दे रहे हैं या वो अपनी हर कैंडिडेट सोचता है वो जीत सकता है, तो उसके तहत वो मान रहे हैं कि चूंकि वोट बढ़ जाएगा तो इसमें राहुल गांधी की जीत की चांस बढ़ जाएगी। लेकिन सुमेरा, मुझे एक छोटी सी बात और कहनी थी कि अभी बात हो रही थी कि अच्छे लोग आए, अच्छे लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, वो लोग संसद में आए, लोकसभा में आए, इसके लिए सीट फिक्स की जाती है। तो ऐसे में हम चंद्रशेखर जी का उदाहरण दे सकते हैं। चंद्रशेखर जी बलिया से चुनाव लड़ते रहे और कोई पार्टी उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारती थी। चंद्रशेखर जी जैसे अच्छे लोग जो कि लोकसभा में आते थे और जो लोकसभा की बहस में उनके ऊपर जिन पार्टियों ने उपकार किया उम्मीदवार नहीं उतारकर, उनको भी बख्शते नहीं थे। एक वो राजनीति थी और एक तरह की वो मैच फिक्सिंग, सीट की फिक्सिंग थी। और अब ये सीट की फिक्सिंग दूसरे तरीके से हो रही है जिसमें अपने राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, फैसल वारसी जी, क्या ये इस तरह की राजनीतिक फिक्सिंग है जिसमें अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो रहे हैं? मैं ये नहीं मानता। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण और देता हूँ। इसमें स्वार्थ की बात नहीं है, ये पार्टी की नीति होती है, हर पार्टी का अपना एक सिद्धांत होता है, उसकी चीजें होती हैं जो बड़े लोग डिसाइड करते हैं। आपकी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार पहुंच जाए, कम से कम परिवार के, मुलायम सिंह यादव परिवार के लोग पहुंच जाएं। इसमें बात परिवार की नहीं हो रही है। पार्टी का मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुलायम सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, ये सब लोगों की बैठक हुई। प्रोफेसर साहब, जैसा ये लोग रणनीति तय करेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें तो इनके आदेश का पालन करना होता है। नहीं, आपकी पार्टी की रणनीति क्या है कि गांधी परिवार को चुनौती मत दो ताकि वो मुलायम सिंह यादव परिवार को चुनौती ना दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि गांधी परिवार के, मैंने बताया ना कि परंपरा थी, उन्होंने शुरू किया, नेताजी के आगे ना प्रत्याशी खड़ा ना करने का फैसला किया था, तो भाई हमने भी उनके आगे नहीं उतारा कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम नहीं उतारते, आपने एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की राजनीति है भाभी जी के। तो ये एक हमने कोई वो नहीं किया। जीते थे, राज बब्बर जीते थे, आपको ध्यान? राज बब्बर फिरोजाबाद से जीते थे, बात कन्नौज की कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सलमान सोज साहब से भी जानेंगे कि क्या किस तरह की राजनीति है एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की। विजय गोयल जी, आपका उदाहरण भी सुनेंगे आगे। एबीपी न्यूज़ में बड़ी बहस जारी है कि क्या अमेठी की लड़ाई फिक्स है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय जी भी जुड़ गए हैं।
गोपाल राय जी, कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि फिक्स है अमेठी में मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इसी वजह से स्मृति ईरानी को उतारा है। लेकिन हमारे साथ विजय गोयल जी यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि कुमार विश्वास ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डर गए, वो घबरा गए कि उनके लिए वहां पे खतरा पैदा हो गया। मुझे लगता है कि विजय गोयल जी जब पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं तो रखना जरूरी होता है, लेकिन न सिर्फ अमेठी में बल्कि दिल्ली में भी ये फिक्सिंग दिख रहा है। कांग्रेस भाजपा का जिस तरह से चारों तरफ फिक्सिंग दिख रही है, दिल्ली के अंदर बिजली पानी को लेकर के जो जनता को यहाँ सुविधा दी गई थी उस पर दोनों पार्टियां एक हैं। तो अमेठी से अगर कुमार विश्वास ये बात कह रहे हैं तो वो निराधार नहीं है, वे सारे तथ्य दिख रहे हैं चारों तरफ। विजय गोयल जी, नहीं, मैं समझता हूं कि जहां जहां जिसको जैसी सूट करती है बात वैसे करते हैं। जैसे कुमार विश्वास आरोप लगा रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी को इसलिए उतारा गया है, वो कांग्रेस के साथ फिक्सिंग है। उसी तरीके से रीता बहुगुणा लखनऊ में कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग है, इसलिए उन्होंने जावेद जाफरी को खड़ा कर दिया है ताकि मुस्लिम्स वोट डिवाइड हो जाएं। मुझे याद है जब मैं चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था तो 2 मुस्लिम होते थे तो मीडिया कहता था देखो मुस्लिम्स के वोट डिवाइड करने के लिए खड़े हो गए, फिर तो 6 हिंदू खड़े होते थे, उसको कोई नहीं कहता था कि हिंदू वोट डिवाइड करने के लिए खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो अगर इनको लगता है कि स्मृति ईरानी कमजोर है तो इनको कहने की जरूरत क्या है, ये खुशी मनाए ना, किंतु उनको पता है कि अब आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर के ऊपर जाएगी जी। और फिर अगर बीजेपी को कांग्रेस से समझौता करना है तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। इस पर सलमान सोज़ बीजेपी नरेंद्र मोदी कांग्रेस से तो सत्ता छीनने के लिए। ठीक है, इस पर सलमान सोज़ साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सलमान सोज़ साहब। देखिए, मेरे ख्याल में घर पे बैठे लोग तो बिल्कुल हंस रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक है। आम आदमी पार्टी, भाई आप कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए इस बात पे, और उन्होंने दिल्ली में कुछ मिल के कुछ काम किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दूसरे साइड से बीजेपी वाले कहते रहते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की, ये कांग्रेस की बी टीम है। नहीं, ये तो इन्होंने मजाक बना दिया भाई। लेकिन सलमान सोज़ साहब बात करो, नहीं सलमान सोज़ साहब, लेकिन ये सवाल है, ये सवाल है करने के लिए आ जाओ। जब ये तू में ये हिंदुस्तान का टाइम वेस्ट करते हैं। सलमान सोज़ साहब, ये सवाल है क्योंकि एक दूसरे के परिवारों को राजनीति में या परिवार से जुड़े मुद्दों को राजनीति में नहीं उठाना है, भले ही वो राजनीति में हो या वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामले हो। एक दूसरे के जो ताकतवर उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारना है ताकि उनकी लोकसभा की सीट निकल जाए। ये किस तरह की फिक्सिंग है कि आप मुद्दों पर राजनीति करेंगे, सत्ता में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, लेकिन फिर इस तरह के मुद्दों पर फिक्सिंग भी करेंगे? तो लोग जानना चाहेंगे ना ये ऐसा क्यों है। नहीं, देखिए जो परिवार की आपने बात की, बीजेपी तो हमेशा परिवारवाद की बात करती है जब कांग्रेस की बात करती है, तो ये तो हमेशा उठाते मुद्दा। मुझे नहीं लगता कि कभी ये उससे रह जाते कि भाई वो तो कहते हैं कि डायनेस्टी वगैरह पॉलिटिक्स। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बीजेपी वाले हैं वो अपनी भी बात करें। 60-70 कैंडिडेट तो वैसे जो किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी का हस्बैंड है, ठीक है, 60-70 कैंडिडेट इनके वैसे हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन एक और बात है, खुल के ऑपोजिशन होनी चाहिए। मैं तो करता हूँ गोपाल राय, ये भी करें, गोपाल राय मर्जी करें, लेकिन अल्टीमेटली कैंडिडेट खड़ा करें, फिर देखेंगे। ठीक है गोपाल राय जी, लेकिन एक अहम बात, ये आरोप अमेठी में आप लगा रहे हैं कि अमेठी में कमजोर उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने, लेकिन विजय गोयल जी सही कह रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी तो कह रही हैं आपको कि आपने कमजोर उम्मीदवार उतारा है या आपने इस तरह से उम्मीदवार उतारा है ताकि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं लखनऊ में। देखिए, पहली बात यह है कि जावेद जाफरी कमजोर उम्मीदवार नहीं है, और जहां तक मसला तथ्यों का, देखिए रीता बहुगुणा जोशी की लड़ाई और राहुल और मोदी की लड़ाई दोनों में फर्क है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक स्मृति ईरानी तो कमजोर है क्योंकि जिस तरह से उनका कोई अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर लड़ाना था तो पार्टी का कोई सेकेंड लाइन लीडर आकर के लड़ाई लड़ता, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी जी को वहां भेजा गया है, मैं आपको एक बात तो उससे बात लगती है कि राहुल गांधी जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। जी बोलिए। मैं आपको एक गोपाल राय जी बात बताना चाहता हूँ। जी विजय गोयल जी, पूरी रीता बहुगुणा ये नहीं कह रही कि जावेद जाफरी कमजोर हैं। रीता बहुगुणा ये नहीं कह रही कि जावेद जाफरी कमजोर हैं। क्या है, रीता
बहुगुणा उन पे ये आरोप लगा रही है कि जावेद जाफरी मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा ताकि ये मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए जी हाँ। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आरोप बढ़ जाएगा तो इसलिए ये उनकी हेल्प कर रहे हैं, किसी भी एक पार्टी की हेल्प कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, ये मैंने नहीं आरोप लगाया। दूसरा, मैं सिर्फ तर्क काटने के लिए दे रहा हूँ जी। आम आदमी पार्टी के 4-5 नेताओं को आज लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, उनमें एक गोपाल राय जो बैठे हैं हमारे सामने वो भी हैं और एक संजय सिंह जी हैं। ये दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे, तो कोई इनको कहेगा कि आप फिक्सिंग कर रहे हैं इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे किसी के खिलाफ, तो इन चीजों में कोई जान नहीं है। कोई भी पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, उस रणनीति के अंदर चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ए को देना टिकट, बी को टिकट देना, इनका क्या मतलब है जी? आप अपना चुनाव लड़िए, किंतु आप सब जगह आप विजय विद्रोही, लेकिन ये रणनीति तो दिखाई दे रही है ना, ये तो ज्यादातर पार्टियों में दिखाई दे रही है कि जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो रणनीति साफ तौर पे दिख रही है। दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, तब जाके मुझे लगता है दूसरी पार्टियों को भी एक तरह से ये आभास हुआ कि एक मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ क्या एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जा सकता है। नहीं तो शीला दीक्षित के खिलाफ 3 बार से बीजेपी चुनाव लड़ती रही और उनके कमजोर उम्मीदवार शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लेकिन सुबेरा, इसमें दूसरी सीट जो फिक्सिंग है, इसका एक दूसरा रूप हमें इस रूप में दिखता है कि जब डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी तो किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बीजेपी के उम्मीदवार 3 बजे तक वहां पहुंच नहीं पाया था, गाड़ी खराब हो गई या कुछ कह दिया, ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गया, इस तरह का बहाना लगाया गया। इसी तरह विदिशा के अंदर पिछली बार सुषमा स्वराज के खिलाफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने फॉर्म भी नहीं भरा जानबूझकर, ऐसा आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया ताकि उसका पर्चा खारिज हो जाए, रद्द हो जाए और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो इस तरह की फिक्सिंग भी हो रही है। अब इस फिक्सिंग के पीछे क्या डील होती है, ये तो हमारे राजनेता बता सकते हैं। जी, सलमान सोज साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सलमान सोज साहब, किस तरह की फिक्सिंग है? मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह की फिक्सिंग है। विजय गोयल जी, मैं आती हूँ आपके पास, पहले सलमान सोज की प्रतिक्रिया ले लें। जी सलमान सोज साहब। देख, हाँ, मैं थोड़ा सा आपको फिक्स, इनफैक्ट हाँ देखिए, और विजय गोयल जी शायद इसका हमको जवाब भी दे पाए। फिक्सिंग कुछ ना कुछ तो हो रही है, ये मैं भी मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर अब रिपोर्ट जगह जगह से आ रही है, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कि भाई जो बीजेपी ने कैंडिडेट उठाए हैं कुछ गड़बड़ है, कि वैसे कैंडिडेट नहीं उठाए जैसे उठाने चाहिए थे। मुझे लगता है अगर किसी पार्टी में सबसे ज्यादा फिक्सिंग इस वक्त हो रही है तो कुछ शायद बीजेपी में हो रही है, और क्यों हो रही है ये किसी को नहीं पता। तो क्या वो आपको फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है? आप विजय गोयल जी से पूछे कि बीजेपी में क्या ऐसी बात है, क्या वो भी सुन रहे हैं कि ऐसी कोई फिक्सिंग हो रही है? इनसे पूछा, इनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। विजय गोयल जी, मैंने पूछा वो सवाल उनसे। मैं आपको बताता हूँ जी। कई बार जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं ए सीट के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है और वहां अच्छा उम्मीदवार नहीं हूँ, किंतु बी सीट के ऊपर मैं जीत कर आ सकता हूँ। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि बी सीट को अगर मैं जीत सकता हूं तो उस सीट पर मुझे लड़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ए सीट पर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे ही लड़ना चाहिए। विजय गोयल जी, देखिए विजय गोयल जी, कोई बच्चा भी छोटा सा ही बता सकता है कि बीजेपी और अगर कांग्रेस के अंदर फिक्सिंग हो जाएगी, नहीं विजय गोयल जी, किस बात के हो रही है? ये सब जानते हैं, लेकिन फिर यही तो सवाल है, इसी का जवाब तो हम तलाशना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में इसलिए हुई कि दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। विजय गोयल जी, ये सब जानते हैं कि कौन किस तरह से चुनाव लड़ता है, सारी पार्टियां सारी रणनीति बनाती है, जाहिर सी बात है जीतने के लिए बनाती है। लेकिन यही सवाल है कि ये फिर इस तरह की फिक्सिंग क्यों? अहम उम्मीदवार जो है पार्टियों के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए फिक्सिंग क्यों? इसमें किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह का फायदा पहुंचाने की बात है? फैजल वारसी साहब, ठीक है फैजल वारसी साहब, किस तरह का फायदा पहुंचाया जा सकता है? ये कि क्यों हो रहा है? कोई कल्पना कर सकता है? पार्टी का आदेश होता है और जैसा आदेश मिलता है पार्टी के लोग, हमें तो उसका पालन करना होता है। रणनीति वो लोग बनाते हैं, हमें तो फॉलो करना है। पार्टी की रणनीति पे तो बात हो रही है ना कि आपकी पार्टी ऐसी रणनीति बनाती क्यों है? देयर इज नथिंग वी कैन डू इट, और कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट होता है, जैसा भी पार्टी आदेश करती है हम उसका पालन करते हैं, सर्वोपरि होता है, उस बात को माना जाता है, उसी के पीछे हम लब्बैक कहते हैं। गोपाल राय साहब, कि ये किस तरह की फिक्सिंग है कि जो अहम उम्मीदवार है उनके खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारा जाए? ये किस तरह का फायदा पहुंचाना है इसके जरिए एक दूसरे को? देखिए, पहले तो शुरुआती दिनों में कुछ एक दूसरे के सम्मान की भी बात थी, लेकिन बाद के दिनों में जो लूट तंत्र पैदा हुआ, इसमें सारे बड़े नेता जानते हैं कि सबका दामन जो है वो काला है, और इसलिए जब फ्रंट नहीं लेना चाहते, वो बचा करके चलना चाहते हैं, स्पेस देके चलना चाहते हैं। और उसका कारण हुआ है कि इस समझौते की राजनीति ने इस मुल्क में लूट तंत्र को इतना बड़ा कर दिया। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाया था कि जब तक इस पर प्रहार नहीं होगा,
तब तक इस लूट तंत्र को तोड़ने में मुश्किल होगी। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी शीला दीक्षित के सामने हमने ये चुनौती स्वीकार की थी, और अभी राहुल और मोदी के सामने भी डायरेक्ट हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फिक्सिंग है दामाद जी से दामाद जी का, नेताजी से नेताजी का, इस फिक्सिंग को तोड़े बगैर वर्तमान राजनीति को बदलना मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि फिक्सिंग है राजनीति में और कुछ बच के चला जाता है, यानी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, अहम पार्टी के नेताओं को, और बाकी फिर राजनीति करी जाए। इस पर बात को आगे भी बढ़ाएंगे। सलमान सोह साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। चुनाव का मामला क्या फिक्स है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय गोयल जी, लेकिन गोपाल राय साहब अभी जो कह रहे थे उस पर मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी कि इस तरह की फिक्सिंग की जा रही है क्योंकि सभी बराबर से सभी के ऊपर दाग हैं, वो ये कह रहे हैं, और इस वजह से एक दूसरे को बचाकर इस तरह के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, कमजोर उम्मीदवार उतारे जाते हैं, इस तरह की राजनीति की जाती है, क्यों? देखिए, हमारे तो किसी उम्मीदवार के पास दाग नहीं है, और गोपाल राय जी कहते हैं बिजली पानी के ऊपर इन्होंने प्रोविजन किया नहीं और अनाउंस कर दिया कि हम बिजली के अंदर छूट देंगे जी। तो जब प्रोविजंस नहीं हुआ और जिस तरीके से ये 49 दिन की सरकार छोड़ के भागे और कांग्रेस के बारे में कस्में खाई थी कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों कस्में खाए थे, जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कह रहे थे उसके समर्थन से सरकार चलाने लग गए, तो भाई इसको तो फिक्सिंग कहा जा सकता है। किंतु बीजेपी तो कांग्रेस की खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस की राज ही खत्म होगा तो बीजेपी का राज आएगा, इसलिए हम तो रणनीति के तहत कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी से मजबूत कैंडिडेट मैं नहीं समझता कोई दूसरा हो सकता है। गोपाल राय जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, सोच समझ के अपने उम्मीदवारों को जगह जगह उतारा है। ठीक है, इसलिए आज सारे सर्वों के अंदर हमारा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी जो कर रही है वो रणनीति के तहत कर रही है, और बीजेपी से ज्यादा मुखालफत कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं कर सकता। गोपाल राय साहब वो कह रहे हैं दाग भी नहीं है हमारे तो किसी नेता पर, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हाँ, उनको पता नहीं होगा ना, येदियुरप्पा का नाम ये नहीं जानते होंगे विजय गोयल जी, बाबूलाल बुखारिया का नाम नहीं जानते होंगे, नितिन गडकरी साहब का नाम ये नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं ना अपना दाग। दूसरी बात जो विजय गोयल जी कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस की मुखालफत करती है, इसी दिल्ली के अंदर विधानसभा में एक बार केवल वोटिंग हुई और इन्होंने कांग्रेस भाजपा वालों ने मिलकर के वोटिंग किया, ये तो पूरे दुनिया ने देखा है। सदन में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई है और उस समय कांग्रेस भाजपा के लोगों ने एक साथ वोट किया केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, हमने प्रावधान किया था बिजली पानी के लिए, जब केंद्र में पास हो रहा था ये बिल, तो आपने प्रावधान क्यों नहीं किया? आपने कोई प्रावधान नहीं किया, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। सलमान सोह साहब, बिजली के दाम हम कम कराएंगे। ठीक है, लेकिन किया था। सलमान सोह साहब की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर। सलमान सोह साहब, लेकिन ये किस तरह की राजनीति है, ये जानना चाहेंगे हम। गोपाल राय ने हमारे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना दी, जब बच्चों की कस्में खाई। सलमान सोह साहब की बात सुन लेते हैं। पता नहीं सुषमा स्वराज जी ने शायद कुछ गलती नहीं, देखिए ना, सुनिए बात। पहले सुषमा जी ने शायद कुछ गलती बोल दिया कि श्री रामुलु को इन्होंने पार्टी में लाने का फैसला किया और उन्होंने ऑब्जेक्शन की, तब भी लाया। वो तो सुषमा जी ने कहा, शायद वो गलत बोली कि वो बेदाग है, वो दागदार है। देखिए, अब मैं फिक्सिंग पे आता हूं थोड़ा सा, क्योंकि फिक्सिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने आम आदमी पार्टी पे ये फिक्स किया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दिल्ली में हुकूमत चलाइए, उसके बाद कुछ काम करके दीजिए, हमारी मुश्किलात को खत्म कीजिए। लेकिन उसको फिक्स जो किया उसको ये तोड़ के भाग गए, तो मेरे ख्याल में इनको भी थोड़ी फिक्सिंग सीख लेनी चाहिए। ठीक है, जहां तक बीजेपी का सवाल है जी, चलिए मैं मानता हूं गोयल साहब ने जो कहा, मैंने पहला जो इश्यू उठाया था फिक्सिंग का, चलिए वो छोड़िए। अब दूसरा ये इश्यू, ये फिक्सिंग हो रही है कि भाई आप बाकी पार्टी में, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, लेकिन बीजेपी में सारे कांग्रेसी को घुसाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लीडर इनके ऐसे हैं जिनको बीजेपी के एग्जिस्टिंग, ये तो हमेशा के मुद्दे हैं, ये हमेशा के मुद्दे हैं, कैंडिडेट्स को, ये हमेशा के मुद्दे आप एक दूसरे के खिलाफ उठाते हैं, जवाब दे। ठीक है, ये एक दूसरे के खिलाफ आप हमेशा मुद्दे उठाते हैं, ये हमेशा की राजनीति के मुद्दे हैं। लेकिन विजय आखिर में, लेकिन आखिर में आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि पार्टियां बचाकर तो चलती हैं नेताओं को, और वो उसमें किस तरह का फायदा पहुंचाने की बात है। संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। नहीं, कुल मिलाकर सभी पार्टियां चाहती कि उनके जो बड़े नेता हैं वो कुल मिलाकर लोकसभा में पहुंचे, इसलिए एक दूसरे की साथ समझौता भी हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि उनकी सीट पर संरक्षण या आवेदन या वॉकओवर दिया जा रहा है और बदले में वॉकओवर लिया जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए इसी बात के साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।